तो वेक्टर है क्या? वैसे जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी अब कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। तो पहले हम समझते, देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी कई बार डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि द क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी। अब विच कैन बी मेजर्ड का मतलब, जैसे मैं टेम्परेचर को मेजर कर सकता हूँ, मैं किसी का वजन मेजर कर सकता हूँ, यानी कि मास, टेम्परेचर तापमान है ना। इसी तरीके से फोर्स मेजर कर सकते हैं, कितना फोर्स है, और बहुत सारी चीजें, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये इतनी सारी चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम फीलिंग्स की बात करें कि हम किससे कितनी नफरत करते हैं, किससे कितना प्यार करते हैं, तो ये जो इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते। तो जिन चीज को मेजर कर सकते हैं वो तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, और जिनको मेजर नहीं कर सकते उनको फिजिकल क्वांटिटी में काउंट नहीं करा जाता। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा मास, वेट, स्पीड, टेम्परेचर, फोर्स, ETC। ज्यादा नहीं लिख रहा मैं, FORC, फोर्स एंड एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। और फिजिकल क्वांटिटी अब दो टाइप की होती है हमारी, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की। फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो टाइप की होती है। एक होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है। लेकिन मतलब क्या है इन दोनों का, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction, is called physical quantity, is called vector quantity, called vector quantity। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू, कितनी क्वांटिटी है उसके पास, और एज वेल एज डायरेक्शन, उसके पास एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। जैसे कि ऐसा समझ सकते हो कि जो चीज डायरेक्शन पे डिपेंड करे, यानी डायरेक्शन चेंज करने से उसकी वैल्यू पे अगर फर्क पड़ता है, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, फिजिक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और ऐसी चीजें जिनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude but not direction is called स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो देखो डायरेक्शन पे डिपेंड कैसे पता चलेगा। हमने 9th में पढ़ा था एक बार वो मास और वेट के बारे में, वहां से थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। हमने पढ़ा था मास जो होता है वो कहीं भी चले जाओ, चांद पे चले जाओ, अर्थ पे रह जाओ, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, मास हमेशा सेम होता है, ये चेंज नहीं होता। ये क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनटू द बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है मैटर का, दैट इज मास। लेकिन जो वेट है वो उसका वजन है।
फोर्स का वजन। तो अगर हम मून पे चले जाते तो हमारा वेट जो था वो 1/6 हो जाता है। तो हमने जैसे डायरेक्शन चेंज करी वेट पे फर्क पड़ गया। तो ये तुम्हारे पास स्केलर हो गई, ये चेंज नहीं हो रहा डायरेक्शन से, लेकिन ये डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है। तो मास तुम्हारा किस में चला जाएगा, स्केलर में, और वेट तुम्हारा किस में आ जाएगा, वेक्टर में। ऐसे देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ऑब्जेक्ट है, मैंने एक फोर्स लगाया बिल्कुल इस पे ऐसे, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाया इस पे, इसके डायरेक्शन ऐसे है, तो ये डिस्प्लेस किधर होगा, इधर होगा, और इस पे इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं यही फोर्स ऐसे लगा देता इस पे, इस तरफ इसके कॉर्नर पे मारता ये फोर्स, तो क्या जो इफेक्ट यहां से हो रहा है वही इफेक्ट इस फोर्स से होगा, नहीं होगा। यहां से जो फोर्स लगेगा इस पे उसका इफेक्ट इस पे कम होगा, लेकिन यहां से जो फोर्स लगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, तो वो किस में चला जाएगा, वेक्टर में चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ा दूं या घटा दूं तो पूरे हर जगह, इस कमरे में हर जगह टेम्परेचर एक जैसा होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस तो उधर जाके 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर मैं इस कमरे का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं तो पूरे कमरे के अंदर सेम टेम्परेचर होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता कि मैं इस डायरेक्शन में गया तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में गया तो टेम्परेचर घट रहा है। ऐसा तो नहीं होता, हर जगह सेम रहता है। तो टेम्परेचर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 ही है पूरे में, 40 है तो 40 है पूरे में, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए ये इसमें आ जाएगा टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमने क्या करा, फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती उनको स्केलर बोल देंगे, और जो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं उसको वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, और एक नंबर के डेफिनेशन में ये भी कई बार डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में वेक्टर के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये नहीं जो मैं भी बता रहा था कि फोर्स हो गया, वेट हो गया, मास हो गया, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। हमें सिर्फ वेक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, वेक्टर का अलजेब्रा सीखना है कि उनको किस तरीके से ऐड करा जाएगा, किस तरीके से सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, ये सारी चीजें सीखनी है। वेक्टर है क्या ये जानना है हमें, फोर्स वेट मास इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो चलो लिखते हैं। वेक्टर जो होता है ये बनाने का तरीका देखो ऐसा, ये होता है वेक्टर, इसमें एरो जरूर होता है। एरो क्या करता है, हमारे वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि किसी भी कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी वेक्टर तब होगी जब वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। तो इसमें तो डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें वेक्टर बनाते टाइम डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो मैंने एक वेक्टर बनाया ये रहा, इसका एक एंड यहां पर है और दूसरा यहां, इसको बोलते हैं टेल। अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें बोलते हैं, और भी चीजें बताएंगे, जैसे इसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा कि कोई भी वेक्टर जो होगा उसमें एक हेड होगा, एक टेल होगा। जो पीछे है वो टेल हो गया तुम्हारा, जो आगे है वो हेड हो जाएगा, और जो टेल होता है उसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, और जो हेड है हमारा उसको टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसी को अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में दिखाऊं, जैसे मैंने क्या करा, एक एक्सेस कार्टेशियन प्लेन बना दिया, एक्स ये वाई और ये जेड, और इस एक्स वाई जेड में मैंने क्या करा, एक पॉइंट कहीं पर रखा, ये रहा, जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई और जेड। एक प्लेन है एक्स वाई जेड, इसके अंदर एक पॉइंट रखा मैंने, ए मान लेते हैं, और जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, और ये है हमारा ओरिजिन। तो इसको अगर मैं ओरिजिन से मिला दूं, इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, ओ ए वेक्टर। ये क्या हमारा ओ ए वेक्टर। अब इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे, तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये होता है, और इनके ऊपर ऐसे कैप लिखती है। अभी आई जे और के क्या है, आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अभी यूनिट वेक्टर के बारे में बताएंगे, अभी बस सुन लो। यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन,
एक्स डायरेक्शन क्या लगेगा, एक्स एक्सिस इन एक्स एक्सिस ऐसा बोल सकते हो। और जे कैप जो होगा हमारा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन या वाई एक्सिस। और के कैप जो होगा हमारा वो होगा यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। ये होता है, ठीक है। अब ये जो मैंने बनाया ओ ए वेक्टर, पहले तो पॉइंट था, बाद में मैंने उसे वेक्टर बना दिया। तो ये ओ ए वेक्टर क्या है, इसका और इसका कोई रिलेशन है क्या? हाँ है ना। तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। यानी कि जो कोई भी पॉइंट अगर मेरा प्लेन में रखा हुआ है, जैसे मैंने क्या करा, एक और पॉइंट ले लिया, ये रहा, इसका नाम रख दिया बी, और इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने कितना, ए बी और सी। ये पॉइंट लिखा मैंने, ये पॉइंट बी था और इसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी। अब मैंने क्या करा, इसको ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो इस वेक्टर को क्या बोलूंगा, ओ बी वेक्टर बोलूंगा। अब ये ओ बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो किसी भी पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर बनाना है तो उसको क्या कर दो, ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर बनाना है तो उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पर जो ओ ए वेक्टर बनाया है उसमें जो एक्स है, वाई है, जेड है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई एंड जेड आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक्स वाई जेड को वेक्टर का कंपोनेंट कहा जाता है। एक्स वाई जेड आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है ना, समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखो उसके बाद आती है हमारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर की बात जब मैंने करी थी तो दो बातें बोली थी कि वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन तो बता दिया मैंने, ये डायरेक्शन है इसकी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। तो मैग्नीट्यूड किसे कहा जाता है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जो 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, जो 11th में फॉर्मूला पढ़ा हमने, वही से डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि x2 माइनस x1, इधर कितना है 0 0 0 है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लो। अगर मेरे को OA का मैग्नीट्यूड निकालना है तो OA का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ OA दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर तो x स्क्वायर आएगा, फिर y माइनस 0 का स्क्वायर ये y स्क्वायर हो जाएगा, और z माइनस 0 का स्क्वायर तो वो z स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट कर दो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, तो मैं उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये शो करता है, ऐसे लिखा जाता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये क्या होता है, हम इसको लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर। इसी तरीके से अगर मैं OB का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उतार लो इसे। अब क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक तो पढ़ा कि वेक्टर लिखते कैसे हैं। अगर मेरे को कोई वेक्टर लिखना है, जैसे मान लो मेरे पास r वेक्टर है, तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, xi यानी x मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, yj और zk। ठीक है, x y z क्या होंगे, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कह लो, इसको डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं, x y और z को डायरेक्शन रेशियो भी बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद है
मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा हमने। मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी इसका मोड निकालना है, कितना बड़ा वेक्टर है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये कितना बड़ा वेक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करा था, देखो आई कैप के लिए मैंने यूनिट वेक्टर वर्ड यूज करा था, वो इसीलिए करा था क्योंकि कैप था इस पे। इसी तरीके से अगर आर के ऊपर कैप लगा दूं तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो जो भी वेक्टर है वो पूरा लिखो और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिख दो। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर देता क्या हमें, ये क्या चीज है, यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यानी कि अगर मैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो 1 आएगा। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। दूसरा, अगर यूनिट वेक्टर जो होता है ना, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में अगर जानना है मुझे, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में जानना है, या कोई कह दे कि इस वेक्टर की क्या डायरेक्शन है, तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। इट शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इट शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए और भी है हमारे पास, अगला टॉपिक है हमारा जैसे डायरेक्शन क्वेश्चन, ये सारी बातें याद रखेंगे। किसी वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, ये उसके कंपोनेंट होते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है। कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर ऐसे निकाला जाता है। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे मेरे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ये x है, ये y है और ये z है। यहां पर एक पॉइंट है a और यहां पर एक पॉइंट है b। इसके कोऑर्डिनेट, a के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और z1, और जो b के कोऑर्डिनेट हैं वो है x2, y2 और z2, ये रहा। तो अगर मुझे क्या वेक्टर बनाना है, ये वाला ab वेक्टर बनाना है, इफ आई वांट टू मेक ab वेक्टर, तो कैसे बनाऊंगा, तो देखो ab वेक्टर में ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे, x1, ये तो हो गया x1, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारा x2। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना, x2 माइनस x1, यानी कि जो AB वेक्टर है, AB वेक्टर है उसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। ऐसे y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, और ऐसे z कंपोनेंट कितना हो जाएगा, z2 माइनस z1। तो यानी अगर मेरे को यहां से AB वेक्टर लिखना है तो AB वेक्टर के लिए क्या लिखूं, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j और प्लस z2 माइनस z1 k। अगर मान लो मैं इसको ऐसे अलग अलग कर दूं, या फिर चलो इतना ही छोड़ो, हम क्या करते हैं इसी में एक चीज याद कर लेते हैं। क्या, अगर मान लो मुझे ए बी वेक्टर बनाना पड़ रहा है, ए बी वेक्टर, तो देखो मैंने किसको किस में से माइनस कर दिया, कौन से कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट को माइनस करा और किस में से। तो अगर मुझे ए बी वेक्टर बनाना पड़ रहा है तो 2 - 1 2 - 1 और 2 - 1, यानी कि बी में से ए माइनस करा, बी में से ए को माइनस करा। अगर यही मेरे को बी ए वेक्टर बनाना होता तो भी क्या यही होता, तो ये नहीं होता। तो उस टाइम पर क्या करते, ए वाले में से बी वाले को माइनस करते, ए वाले में से बी वाले को माइनस करते। तो कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 i प्लस y1 माइनस y2 j और प्लस z1 माइनस z2 k। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर। यहां देख रहे हो, ये क्या है, x2 माइनस x1, और ये कितना है, x1 माइनस x2, ये y2 माइनस y1, ये y1 माइनस y2, और ये z2 माइनस z1, z1 माइनस z2। तो यहां देखो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे आगे पीछे हो जाएंगे, हो जाएगा ना। इसका मतलब ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर के बराबर तो नहीं है, लेकिन ए बी वेक्टर माइनस ऑफ बी ए वेक्टर के बराबर है। बट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ
बी ए वेक्टर। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ए बी और बी ए एक ही चीज नहीं है, ए बी और बी ए दोनों अलग चीज है। अगर ए बी ऐसे है तो बी ए ऐसे, उल्टा। अगर ए बी की डायरेक्शन ये है तो बी ए की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड जरूर सेम है, ये ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, बट दोनों इक्वल नहीं, दोनों को इक्वल वेक्टर नहीं कहा जाए, ठीक है। जनरली सब ऐसे बताते हैं कि पहले वो वेक्टर की डेफिनेशन बताएंगे और फिर टाइप ऑफ वेक्टर बता देते हैं एकदम से उसके बाद, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने पहले वेक्टर बताया कि वेक्टर क्या है, उसके बाद बता दिया उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और अब मैं बताऊंगा टाइप ऑफ वेक्टर। कई सारे वेक्टर होते हैं, कई सारे टाइप के। जैसे पहला टाइप हमारा नल वेक्टर। नल वेक्टर कैसा? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 0 हो, और ये तभी पॉसिबल है जब उसके सारे कंपोनेंट 0 होंगे। कंपोनेंट अब तुम्हें पता है कंपोनेंट किसे कहा जाता है। उस टाइम में बोलता सारे कंपोनेंट 0 हो सीधा एकदम से बता के, तो शायद तुम्हें नहीं पता चलता, लेकिन अब पता है कि कंपोनेंट किसे कहा जाता है। तो नल वेक्टर क्या होते हैं? द वेक्टर whose magnitude is 0, or the vector whose all components, whose x, y and z, all components are 0, called नल वेक्टर। ठीक है, जैसे कि कोई वेक्टर है वो कैसा i, सॉरी 0i 0j और 0k ऐसा, तो हम उस टाइम पे बोलेंगे ए हमारा नल वेक्टर है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये हो गया नल वेक्टर। ठीक है, दूसरा है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अभी बताया मैंने, पीछे बता देता हूं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। द वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे कोई वेक्टर लिखा है हमारे पास इस टाइप का, तो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। और इसको निकालते कैसे? तो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो पीछे बताया था मैंने, वेक्टर लिखो अपॉन में उसके मॉड्यूलस से उसे डिवाइड कर दो, तो ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद आता हमारा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर कैसे होते हैं? ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो सारे। जैसे एक वेक्टर ये गया, इनिशियल पॉइंट इसका ये है, दूसरा वेक्टर ये रहा, इसका भी यही है, तीसरा, सब यहीं से शुरू हो रहे हैं। डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर और ये ई वेक्टर है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, इनिशियल पॉइंट। तो इस तरह के वेक्टर्स जिनका सबका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। यानी दोज वेक्टर्स whose initial points are same are called co-initial vectors। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या? जैसे एक वेक्टर मेरे पास एक लाइन ये भी मान लेते हैं, ये वेक्टर नहीं है, ये मान लिया मैंने, ये लाइन है, ठीक है, और इसी के पैरेलल देखो
एक वेक्टर ये इसके पैरेलल हो गया, एक वेक्टर ये हो गया इसके पैरेलल हो गया, एक वेक्टर ये है इसके पैरेलल है, फिर ये भी इसके पैरेलल है। मान लो ये सारी लाइनें जो है आपस में, सारे वेक्टर्स जो है आपस में पैरेलल है, तो इन सभी वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहा जाए। अगर मेरे पास कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका जो कि सारे के सारे किसी एक लाइन के पैरेलल है, तो बोलेंगे कि वो सारे के सारे कोलिनियर हैं। यहां पर ये चीज नहीं देखनी कि वेक्टर है कितना बड़ा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन। ना तो मेरे को उसकी डायरेक्शन से मतलब है, ना मुझे उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है ना, लेकिन वो सब के सब पैरेलल होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर लाइन के। यहां देख रहे हो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जो किसी लाइन के पैरेलल हो, उनकी डायरेक्शन और उनके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। यानी कि those vectors which are parallel to a given line या फिर to a line, those vectors which are parallel to a line irrespective of their magnitude and direction are called कोलिनियर वेक्टर। ठीक है ना, ये होता है कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखा दिया है तुम्हें कि एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये दो इस तरफ जा रहे हैं, दो उस तरफ जा रहे हैं, इन ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन है जरूर इसके पैरेलल और इनकी लेंथ भी अलग अलग है, तो भी हम इसको कोलिनियर कहेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आता है तुम्हारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर said to be equal if their magnitude as well as direction are equal। जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला और इसका मैग्नीट्यूड निकाला, देखा दोनों बराबर आ गए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन मैं इस टाइम पे ये नहीं बोल सकता कि दोनों आपस में इक्वल है। क्यों नहीं बोल सकता? रीजन देखो, एक वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर मेरा, और एक वेक्टर ये रहा मेरा, ये है बी वेक्टर। दोनों की लंबाई जरूर सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों की लेंथ जरूर सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। लेकिन वही अगर एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर और एक और वेक्टर भी ऐसा है बी वेक्टर, अब देखो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे इक्वल वेक्टर। इस केस में ए और बी इक्वल हैं लेकिन इस केस में ए और बी इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ हमने ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी का यूनिट वेक्टर, यानी कि अगर मेरे को दो वेक्टर को इक्वल कराना तो ये कराना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और देखो, इसी में दिखाता हूं, एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर और एक वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, क्या अब ये दोनों इक्वल हैं? अब भी इक्वल नहीं है ये, क्यों? इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, एक उधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, पैरेलल से मतलब नहीं, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए उसकी। तो ऐसे वेक्टर यहां पर देखो, यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन भी एक जा एक ही तरफ रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऐसे और एक ऐसे है। यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, यहां पर डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के, एक आगे जा रहा है और एक पीछे की तरफ आ रहा है, मैग्नीट्यूड जरूर सेम है, तो ये भी हमारे इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल वेक्टर के लिए दोनों चीजें दिखानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना बता दिया, दोनों का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे और पता कर लेंगे कि अगर ये दोनों चीजें सेम आएंगी, ये नहीं कि एक चीज सेम आएगी तो हम बोल देंगे नहीं, दोनों चीजें सेम आनी चाहिए, तब बोलेंगे कि दोनों वेक्टर्स हमारे कैसे इक्वल वेक्टर है।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 6j प्लस 2√3k। ये है एक ए वेक्टर है जिसका कंपोनेंट I 6j और 2√3k है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड यानी कि मोड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 36 प्लस 12 4 3 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 49 और ये आ गया 7। तो ये इसके वैल्यू होगी, ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी। ऐसे ही देखो क्वेश्चन एक और है, फाइंड ए बी वेक्टर इफ ए एंड बी, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर 2 -1 3 and 4 to 2 respectively. Also find their magnitude. ये है हमारा कि एक हमें पहले तो ए बी वेक्टर बनाना है जहां पर ए वेक्टर एक पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 -1 और 3, 2 -1 और 3, और बी की वैल्यू कितनी है 4 to 2। अब मेरे को निकालना है ए बी वेक्टर बनाना है। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर देते हैं, फाइंड ए बी नहीं, ए बी एंड बी ए दोनों निकालते हैं। ए बी एंड बी ए वेक्टर ऑल्सो फाइंड देयर मैग्नीट्यूड, और उनका मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं। चलो ए बी वेक्टर निकालने का मतलब क्या है, मैंने बताया था, अगर वीडियो देखिए पूरी तो बी में से ए को माइनस करो, बी में से ए को माइनस करो तो 4 - 2 I, फिर प्लस 2 - 1 2 -1 j, और फिर उसके बाद प्लस 2 - 3। ये हो जाएगा, यानी ए बी वेक्टर कितना आ गया, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और -k। ये तो आ गया ए बी वेक्टर, ठीक है। अब निकाल लो बी ए वेक्टर, यहाँ ऊपर निकाल देते हैं, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अब बी ए वेक्टर अगर निकालें तो बी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, आपकी ए में से बी को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि 2 - 4i प्लस -1 - 2 j और प्लस 3 - 2। तो बी ए वेक्टर कितना हो गया -2i -3j और प्लस k। तो यहां से हमने ए बी वेक्टर बना लिया, यहां बी ए बना लिया। अब क्या करो, ए बी का मैग्नीट्यूड यही निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 और 9 13 और 1 14, √14 आया इसका। ऐसे इसका निकालते हैं बी ए का मैग्नीट्यूड, -2 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ भी देखो 4 + 9 + 1 √14। तो देखो मैंने यही बताया था कि ए बी और बी ए वेक्टर दोनों इक्वल तो नहीं है, दोनों वेक्टर इक्वल तो नहीं है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर होती है, ठीक है ना। उतार लो,